एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दिस इज़ द 6th वीडियो ऑन राकेश यादव एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री बुक। और आज हम चैप्टर 8 करने वाले हैं, जो कि है प्रमुख पशु एवं फसल रोग। और इससे पहले के चैप्टर हमने 7th चैप्टर तक प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जा सकते हैं और वीडियो वॉच कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के हमारे चैप्टर को। तो बेसिकली ये टॉपिक जो है HSSC का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस एग्ज़ाम को, वहाँ आपने देखे होंगे कि पशुओं के रोग काफ़ी बार HSSC द्वारा पूछे गए हैं। इसके अलावा जो खरपतवारनाशी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि 2,4-D के बारे में एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। इसके अलावा फसल के रोग पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो इस वजह से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो जब भी एक किसान जो है खेत में फसल उगाता है तो उसको उस फसल की सुरक्षा भी करनी होती है। और बेसिकली 3 क्षेत्र होते हैं फसल की सुरक्षा के। तो पहला है खरपतवार का नियंत्रण, देन है पादप रोग और कीटों से फसल की सुरक्षा। ठीक है, तो खरपतवार क्या होते हैं, पादप रोग क्या होते हैं, कीट किस किस तरह के होते हैं जो कि फसल को हानि पहुंचा सकते हैं, तो पहले डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक पर। तो बेसिकली खरपतवार नियंत्रण, तो खरपतवार अवांछित पौधे होते हैं जो बिना बोए उग जाते हैं और जिनकी उपस्थिति लाभ की तुलना में हानिकारक होती है। तो एक तरह के पौधे होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं और फसल का पोषण जो है वो प्राप्त करने लग जाते हैं, फसल को कंपटीशन देने लग जाते हैं, और जिस वजह से लाभ की अपेक्षा हमें उनसे हानि ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हम जो है खरपतवार को नियंत्रित करते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे स्प्रे वगैरह है जो हम यूज़ करते हैं। तो अभी देखते हैं फसल और इसमें प्रयुक्त शाकनाशी। तो गेहूं की फसल में आइसोप्रोट्यूरोन और 2,4-D सैनिकों का जो है इस्तेमाल किया जाता है एज अ शाकनाशी। ठीक है, आइसोप्रोट्यूरोन और 2,4-D सैनिकों। धान में ब्यूटाक्लोर, थायोबेनकार और अनिलोफोस का इस्तेमाल किया जाता है शाकनाशी के रूप में। कपास में एलाक्लोर, फ्लोक्लोरिलिन और डॉट यूरोन का इस्तेमाल किया जाता है। सोयाबीन में पेंडिमिथिलिन, सेनकोर और ऑक्सीफ्लोरफेन और पेंडिमिथिलिन का इस्तेमाल किया जाता है शाकनाशी के रूप में। उसके बाद है मक्का, तो मक्का में एट्राजिन, सीमेजिन और एलाक्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली व मैसूर में पेंडिमिथिलिन, फ्लूक्लोरिलिन और एलाक्लोर लाइन्यूरोन का इस्तेमाल किया जाता है एज ए शाकनाशी। उसके अलावा एक खरपतवार होता है जिसका नाम होता है फेलरिस माइनर, जिसको गेहूं का मामा बोलते हैं, क्योंकि ये खरपतवार मुख्यतः गेहूं की फसल में उगता है। ठीक है, उसके अलावा एक खरपतवार है समा या इकिनोक्लोवा कोलोनस, इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि धान की फसल का प्रमुख खरपतवार है। इसके अलावा कुछ जैसे कि कांस है, वो एक बहुवर्षीय खरपतवार है। प्याजी जो है रबी की ऋतु में बेसिकली ग्रो होने वाला खरपतवार है। हजारदाना खरीफ की फसल में जो है पाया जाता है। विष खपरा जो है जायद और खरीफ दोनों ही ऋतुओं का प्रमुख खरपतवार है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि हजारदाना किस ऋतु का खरपतवार है, तो खरीफ ऋतु का, खरीफ फसल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी पादप रोग विज्ञान। तो इसे बटलकर को आधुनिक पादप रोग विज्ञान का पिता माना जाता है। तो पादप रोग विज्ञान के पिता कौन है, तो इसे बटलकर। ठीक है, पादप या पौधों में जो रोग है वो हानिकारक शरीर क्रियात्मक क्रिया है, यानी कि पौधों की कुछ क्रियात्मक क्रिया ऐसी हो जाती है जो कि एक तरह से उनकी गतिविधि को प्रभावित करती है। ठीक है, उनकी असामान्य कोशिकीय क्रिया की वजह से वो रोग हमें पता लग जाता है। उनकी कुछ कोशिकीय क्रिया ऐसी हो जाती है जो नॉर्मल पौधे से जो है अलग हो जाती है। तो इस वजह से हमें पता लगता है कि फसल के अंदर या पौधे के अंदर जो है रोग लग गया है। अब देखते हैं कुछ विभिन्न फसलों में रोग किस किस तरह के रोग हो रहे हैं। तो जैसे कि धान की फसल है, तो धान की फसल में पत्ती का भूरा धब्बा नाम का रोग होता है। ठीक है, उसके अलावा जीवाणु झुलसा, नेक्स्ट है शीत झुलसा और खैरा। जो पत्ती का भूरा धब्बा रोग है वो उसमें पत्ते जो है पौधे की वो इन्फेक्टेड हो जाती है, वो प्रभावित होने लगती है रोग की वजह से। ठीक है, जीवाणु झुलसा में क्या है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो झुलसे का मतलब होता है कि पौधे की पत्तियां कुछ ऐसी हो जाती है जैसे कि जलने के बाद या आग या तपन लगने के बाद पौधे की पत्तियां हो जाती हैं। देन है
सीड्स झुलसा, तो ये एक फंगल डिजीज है, इसमें भी पौधे की पत्तियां जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। और जो खैरा रोग है वो जिंक की कमी की वजह से होता है, तो इसको कवर अप करने के लिए जिंक सल्फाइड का जो है यहाँ पर छिड़काव किया जाता है। देन है हमारी नेक्स्ट फसल जो कि है मक्का। तो मक्का में तुलिशीता रोग होता है, डाउनी मिल्ड्यू, जिसमें पत्ते जो है सफ़ेद कलर के हो जाते हैं मक्का के। उसके अलावा पत्तियों का झुलसा रोग, तो पत्तियां जो है जलने जैसी हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा तना सड़न, ये भी रोग जो है मक्के के अंदर होता है। अगर हम बात करें बाजरे में, तो बाजरे में अर्गट में जो दाने हैं वो काले रंग के हो जाते हैं। कंडुआ, इसमें जो है पौधे की जो बाली होती है बाजरे की, तो वो हो जाती है डस्ट लाइक, ठीक है। देन है ग्रीन ईयर, तो हरित बाल नाम का जो रोग है वो भी किस में होता है, बाजरे की फसल में। नेक्स्ट है ज्वार, तो ज्वार में कंडुआ जो रोग है वो होता है, ठीक है, और जिसमें बेसिकली वही डस्ट लाइक जो बाली होती है पौधे की वो हो जाती है। नेक्स्ट है मूंगफली, तो मूंगफली में टिक्का रोग होता है और ड्राई रूट रोट नाम का रोग होता है, जिसको चारकोल रोट भी बोलते हैं। सोयाबीन में येलो मोज़ेक वायरस, पीला चित्रवर्ण रोग हो जाता है। तिल में फाइलोडी और फाइटोनथोरा झुलसा नाम के रोग होते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि विभिन्न फसलों के प्रमुख रोगजनक। तो धान की फसल में बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है कि रोग जो टुंगरो नाम का जो रोग है वो किस फसल में होता है, यानी कि आपको रोग के जनक नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है कि रोग, ये पर्टिकुलर रोग किस फसल में होता है। जैसे कि धान में टुंगरो नाम की बीमारी होती है और इसका जो जनक है वो टुंगरो नाम का वायरस है, ठीक है। इसके अलावा धान में आभासी कंड और उद्भट्टा नाम के जो बीमारी है वो हो जाती है फसल के अंदर, ठीक है। इनके जो है आपको जनक यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे हैं और आपको याद भी नहीं होंगे। गेहूं में जो है गेरुई कीट या पीला कीट जो है वो होता है। इसके अलावा ब्लैक रस्ट और ब्राउन रस्ट नाम की जो डिजीज है वो किस में होती है, गेहूं के फसल में। अगर हम बात करें बाजरा में, तो अर्गट कंड और हरी बाल या ग्रीन ईयर जो रोग है वो होता है बाजरे के अंदर, ठीक है। मक्का में जीवाणु अंगमारी या बैक्टीरियल ब्लाइट नाम का जो है रोग होता है। चने में उकट्ठा या विल्ट नाम का जो रोग है वो होता है। मटर में उकट्ठा, इसके अलावा रूट रोट या जड़ जिगलन, चूर्णिल आसिता नाम का जो रोग है वो भी मटर में होता है। अरहर में उकट्ठा, इसके अलावा हारकोल रोट, ठीक है। उसके अलावा बैक्टीरियल ब्लाइट या जीवाणु अंगमारी और पर्ण दाग यानी कि लीफ स्पॉट नाम की जो बीमारी है वो किस में होती है, अरहर में। राई और सरसों में सफ़ेद गेरुई या वाइट रस्ट नाम का जो रोग है वो होता है। और मृदुदोमिल आसिता नाम का जो रोग है वो भी किस में होता है, राई और सरसों में। नेक्स्ट है मूंगफली में, तो टिक्का, देन लीफ ब्लाइट या पर्ण अंगमारी, देन बैक्टीरियल ब्लाइट जिसको जीवाणु अंगमारी बोलते हैं, देन जड़ सड़न और स्कोसिपोरा रिसिनीला नाम का जो रोग है वो किस में होता है, मूंगफली में। वहीं अगर हम बात करें कपास में, तो कपास में उकठा, मूल गांठ या रूट नोट जिसको बोलते हैं और बैक्टीरियल ब्लाइट नाम की बीमारी कपास के पौधे में लगती है। गन्ना में उकट्ठा या विल्ट, रेड रोट और रेड स्ट्रिप लाल धारी नाम का जो रोग है वो होता है। आलू में कोड, पत्ती सुकड़ा और लीफ कर्ल या पत्ती झुलसा नाम का रोग या फिर अर्ली ब्लाइट, अगेता झुलसा नाम के जो रोग है वो होते हैं आलू के फसल में, ठीक है। देन है हमारे पास कीट विज्ञान जिसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं। तो कीटों की वजह से भी फसलों के अंदर बहुत सारी तरह की बीमारियां लगती है, जैसे कि अभी हमने देखा माइक्रोबियल डिजीज, जैसे कि वायरस से या फिर बैक्टीरियल से, फंगस से जो डिजीज लगते हैं वो हमने देख ली है। अभी हमें देखनी है कीटों से होने वाले रोग। तो एक बार थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं यहाँ पर कीट विज्ञान के बारे में। तो कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम कीटों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु जगत या जंतु विज्ञान में 20 फाइलम होते हैं, यानी कि 20 संघ होते हैं, जिसमें आर्थ्रोपोडा नाम का जो संघ है वो सबसे बड़ा है और जो कीट है वो आर्थ्रोपोडा संघ का ही एक जीव होता है। इसका विकास एनिलिडा संघ से हुआ है और जो कीट है उसका शरीर सिर, वृक्ष और उदर में विभक्त होता है। सामान्य इस संघ में 3 जोड़ा पैर और पंख होते हैं, ठीक है। तो कीटों का जो शरीर है वो ऊपर से काइटिन का बना होता है, मतलब कि जो काइटिन है उससे उसका बाह्य कंकाल बना होता है और उत्सर्जन के लिए उसमें कोक्सा ग्रंथियां व मैलपीगी नलिका पाई जाती है, ठीक है। कीटों के रक्त में आरबीसीज नहीं होती है और जिस वजह से इनका जो रक्त है वो लाल न होकर पीला होता है, क्योंकि आरबीसी की वजह से ही जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। लेकिन कीटों में ये नहीं होती है आरबीसीज, तो इस वजह से इसका
जो ब्लड है वो पीला होता है। यूजी फ्लाई परजीवी है, जो एक रेशम के कीट का परजीवी है यूजी फ्लाई। ठीक है। पारेथ्रम क्राइसैंथेमम के पुष्प पंखुड़ी से जो है निकलता है। पंखुड़ी से निकलने वाला पुष्प कौन सा है? पायरेथ्रम और पायरेथ्रम क्राइसैंथेमम। ठीक है। नेक्स्ट है मधुमक्खी के पिछले पैर पर पराग थैली पाई जाती है। और धान के पौधे में डेड हार्ट नाम का जो रोग है वो तना छेदक से बनता है। ठीक है। वुली एफिड जो है वो सेब का एक खतरनाक कीट है। अरहर का भंजा रोग विषाणु से जनित होता है, जो एक कीट द्वारा फैलाया जाता है, यानी कि कीट से ही वायरस फैलता है। फैब्रिन रोग जो है मधुमक्खी में लगता है। और दीमक एक सामाजिक कीट है। फल मक्खी की क्षतिकारक अवस्था मैगोट होती है। मैगोट यानी कि एक ऐसी मक्खी होती है जो फलों की मक्खी होती है, जो कि बहुत ही क्षतिकारक होती है। अब हम देखेंगे विभिन्न फसलों में कीटों से फैलने वाले रोग। जैसे कि हमारे पास धान की फसल है, तो धान की फसल में गंदी कीट, पत्ती लपेटक, तना छेदक, हरे और सफ़ेद फुदके, हिस्सा कीट, जड़ की सुंडी, सैनिक कीट नाम की जो बीमारी है वो कीटों से लगती है। मक्का और बाजरा में तना छेदक, पत्ती लपेटक, टिड्डा, उसके अलावा कमला कीट, ये जो है मक्का और बाजरे की जो फसल है उसमें लगती है। ज्वार में परोह मक्खी जो कि शूट फ्लाई होती है, और शूट बोरर, तना छेदक या ईयर हेड मीज नाम की जो कीट है उससे ज्वार में रोग फैलते हैं। उसके अलावा मूंगफली में सफ़ेद गिडार और दीमक। ठीक है। तो ये कीट होते हैं जो कि मूंगफली की फसल में रोग फैलाने का काम करते हैं। सोयाबीन में फली छेदक, पोड बोरर, बिहार रोमिल, गिडार, गार्डिल, बीटिल, तो ये नाम की जो कीट है वो फैलाते हैं सोयाबीन की फसल में रोग। तिल है उसमें फल की सुंडी लगती है। ठीक है। अरंडी, अरहर और मूंग में जो है, या उर्द में जो है, अरंडी में अगर हम बात करें तो कैस्टर सेमी लूपर नाम का जो कीट है वो यहाँ पर रोग फैलाता है। अरहर, मूंग और उड़द में जो है यहाँ पर बेसिकली फली वेधक, ठीक है, पत्ती लपेटक, फली मक्खी, ठीक है, पोड फ्लाई, तो ये जो कीट है वो फैलाते हैं यहाँ पर उर्द, अरहर और मूंग में डिजीज़। लोबिया में माहू और फली वेधक नाम का जो कीट है वो फैलाते हैं रोग। सरसों और तोरिया में माहू और बालदार गिडार, जिसको बुडली बोलते हैं, तो ये कीट होते हैं जो कि रोग फैलाते हैं। इन कीटों को हमें नियंत्रित करना होता है। कपास में गुलाबी कीट, धब्बेदार सुंडी और पत्ती लपेटक कीट। आलू में ट्यूबर मोथ, माहू, ठीक है, ये जो कीट होते हैं ये फैलाते हैं यहाँ पर रोग। चलिए अब देखते हैं पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग। तो पशु में ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास खुरपका एवं मुंह पका रोग, इसको FMD भी बोलते हैं, मीन्स की फुट एंड माउथ डिजीज। तो ये वायरस से फैलता है। सारे के सारे जो पालतू पशु है उनमें ये फैल सकता है, कोई पर्टिकुलर ये नहीं गाय ही भैंस में ही फैलेगा, ठीक है। तो ये डिजीज़ है फुट एंड माउथ FMD, जो कि वायरस से फैलता है। उसके बाद है नील जीवा रोग या ब्लू टंग डिजीज, जो कि वायरस से फैलते हैं। ये भेड़, बकरी, भैंस और गाय में बेसिकली फैलती है। भेड़ में मुख्यतः नील जीवा रोग फैलता है वायरस की वजह से। नेक्स्ट है रिंडर पेस्ट या पोंकनी, जिसको बोलते हैं, वायरस से फैलता है। गाय, भैंस, भेड़, सूअर में ये फैलता है, ठीक है। तो बेसिकली 3 तरह के रोग है जो कि वायरस से फैलते हैं। पहला है फुट एंड माउथ डिजीज, नेक्स्ट है ब्लू टंग डिजीज, और थर्ड है रिंडर पेस्ट डिजीज, जो कि वायरस से फैलता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो हमारा सबसे पहला रोग है गला घोंटू हेमोरेजिक सेप्टिएमिया, जो कि जीवाणु से फैलता है। गाय और भैंस में ही बेसिकली फैलता है। एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग, जिसको बोलते हैं, जीवाणु से फैलता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़े में फैलता है। उसके अलावा ब्लैक क्वार्टर लंगड़ा बुखार, जो कि जीवाणु की वजह से फैलता है, बैक्टीरिया की वजह से, गाय और भैंस में। थनैला रोग, जीवाणु में सभी जो पालतू पशु है उनका थन प्रभावित हो जाता है। निमोनिया जो है वो जीवाणु से फैलता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में। चेचक या स्मॉल पॉक्स वायरस से फैलता है, ठीक है, तो इसको आप ऊपर रख सकते हैं चेचक को। क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, जीवाणु
से फैलता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी के अंदर। ठीक है, तो जीवाणु से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? गला घोटू, गिल्टी रोग, लंगड़ा बुखार, थनैला रोग, उसके अलावा निमोनिया, उसके अलावा क्षय रोग जो है जीवाणु से फैलते हैं। नेक्स्ट है मिल्क फीवर। तो मिल्क फीवर नाम का जो रोग है वो कैल्शियम की कमी से फैलता है गाय में। उसके बाद जोन रोग जो कि जीवाणु से फैलता है गाय, भैंस, बकरी, भेड़ व सूअर में। इसके अलावा अगर हम बात करें सेप्रोलेग्रिया रोग जो है कवक से फैलता है मछली के अंदर। गिल रोट कवक से फैलता है मछली के अंदर। पंख एवं पूंछ सड़न रोग जीवाणु से फैलता है ये मछली में। संक्रमण गर्भपात इन्फेक्टियस अबॉर्शन जीवाणु से फैलता है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, बकरी, सूअर में। नेक्स्ट है अफारा रोग, दूषित आहार की वजह से फैलता है। जो भी पशु जुगाली करने वाले होते हैं तो उनमें ये रोग फैल सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मुर्गियों में फैलने वाले कुछ प्रमुख रोग। तो सबसे पहले है रानीखेत, ये वायरस से फैलता है। ठीक है, और इससे बचाव के लिए हम जो है F1 टीका और R2V टीका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही भयंकर बीमारी होती है ये मुर्गियों के अंदर, रानीखेत, जो कि वायरस से फैलती है। फाउल कालरा जो कि जीवाणु से जनित है, इसमें वैक्सीन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। फाउल पॉक्स जो कि वायरस से फैलता है, चेचक टीका, त्वचा पर छाले आ जाते हैं। पुलोरम जो कि जीवाणु से फैलता है, सफ़ेद रंग के दस्त लग जाते हैं। संक्रामक कोराइजा जो कि जीवाणु से फैलता है, लाल रंग का स्त्राव नाक से होने लगता है। ठीक है, उसके अलावा है कोक्सीडियोसिस जो कि प्रोटोजोआ से फैलता है, इसमें खूनी दस्त लगते हैं। बर्ड फ्लू जो कि वायरस से फैलता है, विशेषकर मुर्गियां इससे प्रभावित होती हैं, और जिसको ये हो जाए तो उस पक्षी को नष्ट कर देना ही इसका जो है ट्रीटमेंट होता है। बेसिकली इसका और कोई इलाज नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं पशुओं में बीमारी और उनके क्या क्या कारण हैं। तो पशुओं में जो है रिंग वर्म नाम की जो है बीमारी लगती है, जो कि फफूंदी की वजह से होती है। टेप वॉर्म एक तरह से कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं पशुओं के अंदर, तो अंतःपरजीवी की वजह से लगती है। डैगनाला भोजन में सेलेनियम की अधिकता हो तो ये बीमारी हो जाती है। टीक फीवर जो कि प्रोटोजोआ से लगता है। रिकेट जो कि विटामिन डी की कमी से लगता है। डायबिटीज़ हार्मोन की गड़बड़ी से। हीमोफीलिया एक तरह का आनुवांशिक रोग है। मांसपेशियों का संकुचन, तो ऑक्सीटोसिन द्वारा जो है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ज़्यादा रिलीज होने लग जाए तो मांसपेशियों में संकुचन आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे है हमारे पास विभिन्न कृषि से रिलेटेड या खाद्य निगम से रिलेटेड विभिन्न जो है विभिन्न निगम, आइए डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले 1950 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना की गई। 1950 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 57 में केंद्रीय भंडारगार निगम की स्थापना की गई। 65 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। 65 में ही कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। 85 में APC या कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP कर दिया गया। 97 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दिया हुआ है 1950 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और 97 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 65 में FCI, 65 में APC और 85 में इस APC का नाम बदलकर CACP कर दिया गया और 57 में केंद्रीय भंडारगार निगम की स्थापना की गई। तो आप इनको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है कुछ पोषक तत्व और पौधे में उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो पौधे के अंदर जैसे कि आपने देखा होगा कि NPK हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पौधे के अंदर, एक तरह से खाद के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में। तो देखते हैं कि इनसे क्या क्या बेनिफिट होता है फसल में। तो सबसे पहले है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में जो है अगर हम फसल में डालते हैं तो पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन वगैरह की डेवलपमेंट, प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो जाती है पौधे के अंदर इससे। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। तो जड़ों का विकास पौधे में बहुत अच्छा होता है फॉस्फोरस की वजह से। ऊर्जा और शीघ्र फल बनाने की जो क्षमता है पौधे के अंदर आती है। वहीं अगर हम बात करें पोटेशियम, तो हाई उच्च गुणवत्ता और पानी का उचित अवशोषण पौधा करने लग जाता है। सल्फर से प्रोटीन और तेल के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम कोशिका संरचना एवं विभाजन में सहायक होता है। मैग्नीशियम ऊर्जा स्थानांतरण और क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। बोरोन कोशिका भित्ति का विकास और बीज में वृद्धि होने लगती है। उसके अलावा कॉपर एंजाइम सक्रियता, क्लोरोफिल का उत्पादन पौधा बहुत अच्छे से करने लग जाता है।
नेक्स्ट है आयरन, आयरन से श्वसन और क्लोरोफिल उत्पादन अच्छा होता है। मैग्नीज, एंजाइम सक्रियता और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो पौधा है वो बहुत अच्छे से कर लेता है। उसके अलावा मोलिब्डेनम, दलहनों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम जो है मोलिब्डेनम की हेल्प से होता है। जिंक प्रोटीन संश्लेषण और एंजाइम सक्रियता में सहायता करता है। उसके अलावा कोबाल्ट जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन और विटामिन B12 का निर्माण में सहायक होता है। सोडियम जो है सूखा प्रतिरोध में वृद्धि और स्टोमेटा के खोलने में सहायक होता है। जो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र लगे होते हैं जिनसे जो है गैसेस का आदान प्रदान होता है, तो स्टोमेटास उनको बोलते हैं। तो सोडियम की हेल्प से ही ये जो स्टोमेटा है वो खुलने में सहायक होते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बीज की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बीज की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए टेट्राजोलियम या ब्रोमाइड परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ब्रोमाइड या फिर टेट्राजोलियम परीक्षण। नेक्स्ट है, सामान्य बीज ऑक्सिनो, जिबरेलिनो और साइटोकाइनेनो का संश्लेषण होता है बीज के अंदर। ठीक है, तो बीज के अंदर क्या क्या होता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, इन सभी का सिंथेसिस संश्लेषण बनके क्या बनता है? एक सामान्य बीज बनता है। नेक्स्ट है एगमार्क, एगमार्क का केंद्रीय कार्यालय कब जो है स्थापित किया गया? तो 1954 के अंदर। नेक्स्ट है कृषि वस्तुओं की मांग कैसी होती है? तो कृषि वस्तुओं की मांग जो है लोचहीन या निरपेक्ष मांग या फिर इनइलास्टिक डिमांड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1965 में। ठीक है, कृषि कीमत आयोग या कृषि मूल्य आयोग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना की गई और 1985 में इसका जो नाम बदलकर CACP कर दिया गया। नेक्स्ट है नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? सॉरी, जो नेफेड है उसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये होती है इस नेफेड की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1965 में की गई। इसको बोलते हैं APC, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट है FCI, भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 65 में। नेक्स्ट है कौन सी भूमि लगान रहित होती है? तो सीमांत भूमि जो है लगान रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का मृदा जल पौधों के पोषण दृष्टिकोण से उपयोगी होता है? तो जो केसिका जल होता है वो पौधों के पोषण दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की वर्तमान में कितनी संख्या मानी जाती है? तो पौधे में जो आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो 9 होते हैं। तो यहाँ पर बताए हुए हैं आपको मैग्नीज, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन। ठीक है, तो ये है कुछ 9 इंपॉर्टेंट पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के लिए सर्वाधिक ऊर्जादायी पोषक तत्व कौन सा है? तो श्वसन के लिए आयरन जो है काफ़ी अच्छा पोषक तत्व माना जाता है श्वसन में और क्लोरोफिल के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अम्लीय मृदा के सुधार के लिए कैल्शियम चूना पत्थर का या CaO का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला जैविक राज्य की उपाधि से किस राज्य को विभूषित किया गया है? तो पहला जैविक राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो माइकेली को कहा जाता है और कवक का विज्ञान का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का जो रोहू रोग होता है या फिर सेहू रोग जो कि ईयर कोकल किसके कारण होता है? तो नेमेटोड की कारण होता है गेहूं का जो सेहू नाम का रोग होता है या ईयर कोकल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक्का रोग किस फसल में फैलता है? तो ये मूंगफली की फसल में फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहली बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई? तो 2016 में बीमा योजना भारत में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला किसान विकास केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया पांडिचेरी में 1974 में किसान विकास केंद्र। नेक्स्ट है ई मंडी योजना की शुरुआत कब हुई? तो 14 अप्रैल 2016 को हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम फूड बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 8 जून 2002 को नई दिल्ली में, पहला फूड बैंक। नेक्स्ट है ISO अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन की स्थापना कब की गई? तो 23 फरवरी 1947 को। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
NAARM नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट कहाँ पर है? तो ये है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर है? तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च स्थापना हुई थी 1929 में, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये 1905 में स्थापित किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, और 1945 से ये कहाँ पर है? 1945 से के पूर्व पूसा जो है बिहार में था ये। ठीक है, अभी प्रेजेंट में ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 1905 के अंदर। नेक्स्ट है IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1989 में इसकी स्थापना हुई इज्जत नगर उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है IWST इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1938 में इसकी स्थापना हुई बेंगलोर में। नेक्स्ट है JTRL जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च लैबोरेटरी, तो इसकी स्थापना हुई 1939 में कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट है SBI, तो दिस इज शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, 1912 में इसकी स्थापना हुई कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है VPKAS, तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, 1974 में इसकी स्थापना हुई अल्मोड़ा उत्तराखंड में। ठीक है, VPKAS। ठीक है, नेक्स्ट है WTCER, तो वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर ईस्टर्न रीजन, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है PCHS प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होम साइंस, तो ये जो है ICAR जो है कृषि अनुसंधान भवन, ठीक है, पूसा, जो नई दिल्ली में इसकी स्थापना अभी प्रेजेंट में की गई है। नेक्स्ट है IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई कालीकट में। नेक्स्ट है IIVR, तो दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो ये है 1999 में स्थापना हुई वाराणसी में। नेक्स्ट है IISS, सो दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, 1988 में इसकी स्थापना हुई भोपाल मध्य प्रदेश में। तो इस लेसन में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।